तो चैप्टर हमारा चल रहा था व्हाई डू वी फॉल इल, है ना। बायोलॉजी क्लास 9, है ना। तो पढ़ लिया होगा आप सबने, तो ठीक है ना। तो मैं कभी भी पूछूंगी। विशाल कोई डाउट है? नहीं मैम, नहीं है। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। तो व्हाट आर कंजेंशियल डिजीज, बताओ। व्हाट आर कंजेंशियल डिजीज? मैं बताऊं? हाँ बता। मैम जो बर्थ से ही होती है। तो इसका कॉज क्या होता है? व्हाई? मैम जेनेटिक डिसऑर्डर मैम, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में आती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल तो फाइन गो टू एग्जाम्पल। मैम एक मिनट याद करके बताता हूँ। याद करके मैम बताओ। एग्जाम्पल याद नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आज इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स आर कॉल्ड, देखो इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज पैथोजन, तो आप लिखोगे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। यानी हमें जिनसे कोई भी डिजीज हो जाए, बीमारी हो जाए, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स बोलते हैं। अब ये पैथोजन्स आपके वायरसेस भी हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इसमें आपके वेक्टर्स भी आएंगे। वेक्टर कौन कौन से होते हैं? अच्छा पहले इसको अलग से लिखेंगे, वेक्टर्स। फंगस, और क्या हो सकता है जिससे डिजीज होती है, बताओ। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स, ये सारे डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक बात पूछूं कि वेक्टर, व्हाट आर वेक्टर? देखो कुछ ऐसे इनोसेंट हम बोल सकते हैं, उनको बेचारों को पता नहीं होता। अब मान लो इन डिजीज, कई बार डिजीज कॉजिंग एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया हमें एक्चुअली मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, ठीक है। मलेरिया का कॉजिंग एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम है, और ये एक प्रोटोजोन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे मच्छर काटते हैं हमें, तो हमें क्या हर बार मलेरिया हो जाता है? नहीं ना। सिर्फ उसी मच्छर के काटने से मलेरिया होगा जिसकी सलाइवा में क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। तो मॉस्किटो क्या हुआ? वेक्टर है, जो प्लाज्मोडियम को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा रहा है। तो वेक्टर क्या होता है? कैरियर की तरह काम करता है। कैरियर जैसे साइकिल हुई या कोई व्हीकल हुआ, ये व्हीकल है, ठीक है, जो कैरी करता है किसको? पैथोजन को, फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वेक्टर्स क्या है? इसे हम बोल सकते हैं व्हीकल, व्हीकल ऑफ पैथोजन, है ना, पैथोजन। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं कैरियर ऑफ पैथोजन। पैथोजन मतलब जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा मॉस्किटो, ठीक है। और कौन सा हो सकता है बताओ? और रैट्स, यहाँ रैट्स भी हो सकती है। और क्या हो सकते हैं? डॉग्स, माइस हो सकती है, टिक्स हो सकती है, हाउस फ्लाई हो सकती है ना। बैट्स हो सकते हैं। हाँ तो ऐसे, हाँ ऐसे तो डिजीजेस, हाँ लगभग बहुत सारे कैरियर हो सकते हैं, वेक्टर हो सकते हैं। लेकिन तुम मेनली याद रखना दो एग्जांपल, मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, ठीक है। मक्खी आपने देखा होगा गंदगी में बैठती है, फिर खाने की चीजों में बैठती है, और फिर हम उस इन्फेक्टेड फूड को अगर हमने खा लिया, खास तौर से जो बाहर आप लोग ओपन चीजें खा लेते हो, हाउस फ्लाई सबसे बड़ा कैरियर है, ठीक है, ये पहुंचाती है।
ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, होस्ट होता है, पैरासाइट होता है, बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एजेंट्स, टाइप्स ऑफ एजेंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेंट्स की। तो जिसमें मैं सबसे पहले आपका लेती हूँ वायरस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजेंट में हम सबसे पहले वायरस की ही बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है। देखो तुम्हारी बुक में ना तो आपका इनसे कॉजिंग डिजीज है। अब वायरस क्या है, व्हाट इज वायरस, कोई डिफाइन कर सकता है इसको? देखो, इट इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सबसे बड़ा आपका एग्जाम में पूछा गया है, विच इज कॉज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग, ऐसे ही पूछ सकते हैं। वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो ये बोथ है, ये लिविंग भी है, ये नॉन लिविंग भी है, ठीक है। लिंक है ना, कैसे? देखो आउटसाइड अगर ये बाहर पड़ा हुआ है तो हमारी टेबल, कुर्सी, चेयर की तरह है, स्मारकर की तरह है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं। बाहर है, ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसकी जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज है वो नहीं होती है। तो आउटसाइड इट इज क्रिस्टलाइन, ये कैसा है? क्रिस्टलाइन, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। बट once it enter the living body, ये किसी भी लिविंग बॉडी में एंटर हो जाए, लिविंग बॉडी, इट बिकम लाइव एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, अपनी फैक्ट्री लगा लेता है हमारी बॉडी के अंदर, मल्टीप्लाइंग एंड कॉज डिजीज, और डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ वायरल डिजीज के नाम लिखो, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी आ जाता है, आइडेंटिफाई वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, मिक्स करके दे देंगे आपको, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो लिखो डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, आगे उसी में कंटिन्यू करना, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। तो सबसे पहले आपकी ना बुक में कुछ डायग्राम्स बने हैं, कई बार डायग्राम आ जाता है और पूछ लेते हैं कि ये किसका है, ठीक है। तो सबसे पहला एड्स की फुल फॉर्म, सेकंड सार्स, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा, मीजल है, की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की तो पता है, किसकी है पता है? चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। पेज नंबर 181 पे ना डायग्राम्स दिए हैं कुछ, ठीक है। वो डायग्राम्स एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं, तो डायग्राम्स देखो, एक बार बुक खोलो और डायग्राम्स देखो। सार्स वायरस कमिंग आउट ऑफ सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल, द व्हाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर विच इज हाफ अ माइक्रोमीटर, ठीक है, ये है। उसके बाद दूसरा तुम्हारा इसमें पिक्चर लिश्मानिया का भी है, एक स्टेफाइलोकोकाई का है, एक ट्रिपैनोसोमा का है, और एक वॉर्म का है, स्कैरिस का है। तो ये डायग्राम्स का आइडेंटिफाई करने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वायरल डिजीज तुम्हारी बुक में दिया है कॉमन कोल्ड, अभी ट्राइपैनोसोमा में तो दो दे रखी है, क्या दे?
हाँ अरे क्या आप 2-2 फिगर दे रखी है, कौन सी वाली? गोल वाली नहीं, गोल गोल वाली जो है वो सेल है, ठीक है। जो लंबा सा नहीं दे रखा है ट्राइपैनोसोमा का, वो है। ओके। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। डेंगू फीवर, एड्स की फुल फॉर्म तो पता होगी, सार्स की बताओ। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अभी कितना तो आ रहा था, सार्स कॉज हुआ चाइना से, तो कौन से ईयर में था, आई थिंक कोविड-19 से पहले ना सार्स ही फैला था, ठीक है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है सिंड्रोम, ठीक है। और एड्स की ACQU एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। syndrome caused by HIV virus, caused by HIV वायरस। वायरस का नाम क्या है? HIV। और इस HIV की फुल फॉर्म होते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट आर बैक्टीरिया, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा एजेंट कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में देखो, बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, पहले डिजीज लिख लेते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, इसके बाद है आपका कोलेरा, टिटनस, सिफिलिस। सारे मत याद करना, बुक में से एक बार पढ़ लेना, जो तुम्हारी बुक में बस वही याद करना, बुक से बाहर नहीं आता है तुम्हारे भी, ठीक है। टाइफाइड किससे कॉज होता है पता है किसी को? वूपिंग कफ। बैक्टीरिया से। अरे कौन से बैक्टीरिया से, तो पता है मुझे। निमोनिया, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया, ठीक है। डायरिया एंड एंथ्रेक्स। डायरिया पहले भी लिखवाया मैंने, डायरिया एंड एंथ्रेक्स। बताओ टाइफाइड किससे कॉज होता है, किसी को पता है? टाइफाइड किससे कॉज होता है? बताओ। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इजी टू किल बैक्टीरिया बट नॉट वायरस। बैक्टीरिया को मारना आसान है लेकिन वायरसेस को नहीं, ऐसा क्यों? यार जो वायरस है वो जल्दी फटाफट से ग्रो करता है, जैसी कुछ क्या जब वायरस हम बॉडी में एंटर करता है तो उसकी जो बॉडी प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत जल्दी बढ़ता है, ग्रो होता है। तो बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी बढ़ता है। बैक्टीरिया भी बहुत जल्दी बढ़ता है। टाइफाइड कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है जिससे टाइफाइड होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी। और तुम्हारे में कौन सा दिया है डायग्राम, कौन सा दिया है एक बार देख लेने दो मुझे। स्टेफाइलोकोकी,
निमोनिया, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो निमोनिया लिखा है ना मैंने, ये निमोनिया इसी को कॉज करने वाला तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, स्टेफाइलोकोकी। कोकी का मतलब होता है स्फेरिकल, गोल गोल बैक्टीरिया, ठीक है। तो निमोनिया कौन कॉज करता है? स्टेफाइलोकोकी। और टाइफाइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये नहीं है आंसर कि वायरस मल्टीप्लाई करता है और बैक्टीरिया नहीं, दोनों ही बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत फास्ट। आंसर समझना है बहुत ध्यान से, इसका बहुत ध्यान से, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने मर्जी आप स्टार लगा लो, आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर चाहो तो मार्क कर सकते हो। पेज नंबर आपका मैं बोल रही हूँ, पेज नंबर 182 खोलो और उस पे है कॉमन, ठीक है, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, तुम पढ़ोगे तो मैं बता नहीं, ठीक है। उस पे तुम्हें पढ़ना है खुद। ये रब कर रही हूँ और मैं इसका आंसर समझाऊंगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पहले फर्क समझेंगे बैक्टीरिया और वायरस में, तभी तुम्हें आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा, बैक्टीरिया और वायरसेस। ये मान लो एक बैक्टीरिया है और ये इसकी बाहर सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, ठीक है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ऐसे ही वायरस है, वायरस का भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ये भी इसकी सेल मेम्ब्रेन है और ये बनी है प्रोटीन की, ये भी प्रोटीन की बनी है। लेकिन देखो अब ध्यान से समझना, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन किया, ये सेल के अंदर पहुंच गया, किसके अंदर पहुंचा? सेल के अंदर। सेल के अंदर ये पूरा पहुंचता है, पूरे का पूरा। अगर ये पूरा नहीं पहुंचेगा ना, पहुंचता है और उसके बाद ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ये पहुंचेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को छोड़ेगा और उसके चारों तरफ प्रोटीन की लेयर बनाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर चारों तरफ प्रोटीन की लेयर बनाएगा। ऐसे ये प्रोटीन की लेयर बनाता है। प्रोटीन बैक्टीरिया तभी जिंदा रह सकता है जब उसके चारों तरफ क्या हो? सेल वॉल बने, ठीक है, सेल वॉल है। क्या करते हैं देख, इनके चारों तरफ बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको सेल वॉल लिखो, सेल वॉल, ठीक है। तो इनको अगर जिंदा रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है, तो इनके चारों तरफ क्या होना चाहिए? सेल वॉल होनी चाहिए, सेल वॉल। और ये होस्ट का सेल है। लेकिन इसको देखो, वायरस को जब ये इन्फेक्शन करेगा, ये इन्फेक्शन करेगा तो ये अपनी सेल वॉल ही बाहर छोड़ देता है, इसको जरूरत ही नहीं है सेल वॉल की। इसको क्या है? सेल वॉल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है, अंदर डाल दिया। और हमारे जो सेल के अंदर डीएनए होता है ना, उससे फिर अपना प्रोटीन बनवाता है। तो इसको कैसे मारोगे? इसके जेनेटिक मटेरियल को हम नहीं मार सकते, आसान नहीं होता मारना। तो ये क्या करता है? ये ऐसे इन्फेक्शन आया, इसमें से इसने अपना ये फटी इसकी सेल और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया और ये बाहर पड़ी हुई, इसके सेल वॉल क्या है? बाहर पड़ी हुई है, बाहर ही रहेगी। तो इसको तो सेल वॉल की जरूरत ही नहीं है। अब हम जो लेते हैं एंटीबायोटिक्स, ध्यान देना, एंटीबायोटिक्स नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगी, एक बार पूरा समझ लो। हमने एंटीबायोटिक है, देखो एंटी मतलब अगेंस्ट बैक्टीरिया, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं? टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है क्या? एंटीबायोटिक। ये काम कैसे करते हैं? मान लो एग्जांपल हमने पेनिसिलिन ली, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस से ऑब्टेन की जाती है, पेनिसिलियम नोटेटम। अब देखो करता क्या है, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना बॉडी में, तो दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स, अभी मैं प्रॉपर आंसर लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ, ब्लॉक दी पाथवे ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया।
ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने की प्रोसेस को क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है। सो ग्रोइंग बैक्टीरिया unable to make cell wall and cannot survive ठीक है। तो सरवाइव नहीं कर पाते और धीरे धीरे सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं और इजीली डाई हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? सरवाइव एंड इजीली डाई। अच्छा एक बात बताओ, तो ये पेनिसिलिन तो फिर हमारे जो सेल्स हैं उनकी भी वॉल पे अटैक करती होगी। जब हम इसको ले रहे हैं, हमें मान लो किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया और एंटीबायोटिक तो आई थिंक सबको पता होगा, जरा सा कोल्ड हो कफ हो तो एंटीबायोटिक दे देते हैं डॉक्टर्स, है ना। तो क्या ये जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल पे इफेक्ट करे तो हमारे भी सेल पे इफेक्ट करती होगी ना, एंटीबायोटिक की नहीं करती है? बोलो, हमारी सेल वॉल होती है क्या? ह्यूमन सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसलिए पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक ह्यूमन के सेल को अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन वायरसेस में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, बट वायरसेस डू नॉट हैव एनी सच प्रोसेस। सकते हम, बट viruses do not use such pathways, so antibiotics are not effective against virus, are not effective against viruses। देखो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होती है, तो हमारा ब्लड टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर पहले, और उस ब्लड टेस्ट से पता लगाते हैं कि हमें वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। अगर हमें वायरल है और हमें एंटीबायोटिक दिया जा रहा है तो उस वायरस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर ठीक है तो वायरस है, अगर हमें वायरस का इन्फेक्शन है तो उस केस में हमें क्या दिया जाएगा? एंटीवायरल। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, क्योंकि वायरस का जो काम करने का तरीका है वो अलग है और बैक्टीरिया का जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो जिसका जो तरीका, उसको उसी तरीके से मारा जाएगा ना। ये थोड़ा है कि आपके टांग में मतलब चोट लगी है पैर में और दवाई लगा रहे हो हाथ में तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो कारण होता है, जिसकी वजह से डिजीज होती है, उसी को मारने के लिए यूज किया जाता है। रब कर दूं? यस मैम। जो सिंपल सी चीज है कि एक दवाई जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाएगी वो वर्म्स को नहीं किल कर सकती, वो वायरसेस को किल नहीं कर सकती, वो फंगस को किल नहीं कर सकती। ठीक है, तो हर डिजीज के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, वरना एक ही दवाई बनाते कुछ भी बीमारी होती, ये लो भाई ये मास्टर टैबलेट है, ये खा लो जाके ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फंजाई यानी फंगस। फंगस से ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स होती है। एड भी देखी होगी, दाद खाद खुजली वाली एड, तो वो कौन कॉज करता है? फंगस कॉज करती है। ठीक है, तो फंगस से जो डिजीज होगी उसको किल करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटी फंगल। क्या यूज करते हैं? एंटी फंगल। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज होती है फंगस से? देखो, रिंगवॉर्म, जो गोल गोल दाद हो जाती है ना, रिंग वॉर्म। अब वॉर्म लिखा है तो इसे वॉर्म से मतलब समझ लेना कि वॉर्म से हो रही है ये, है। कई बच्चे दिमाग लगाने लग जाते हैं कि वॉर्म लिखा तो ये वाली डिजीज वॉर्म से हो रही होगी। ठीक है, ये किससे होती है? फंगस से होती है, रिंग वॉर्म। इसके आ जाता है एथलीट फूट। एथलीट फूट मतलब पैर बहुत मोटे हो जाते हैं इसमें, एथलीट्स फुट।
एलिफेंटाइसिस अलग है, वो इससे नहीं होता, बुचीरिया बैनक्रफ्टाई वो अलग है, एंड अदर स्किन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। लिस्मानिया क्या है? प्रोटोजोआ है। जो तुम्हारी बुक में एग्जांपल दिया ना लिस्मानिया, वो कौन सी कैटेगरी का है? प्रोटोजोआ का है, ठीक है। तो बीमारी कौन कौन सी होती है मैं लिख ही देती हूँ, देखो इसमें एक तो मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम ये भी प्रोटोजोआ है। इसके बाद एमीबॉइसिस, अमीबा से, जो पेट में दर्द, गंदा खाना खा लेते हैं और फिर पेट में दर्द होता है ना, एमीबाइसिस किससे कॉज होता है? अमीबा से। सुना है ना अमीबा 8th क्लास में तुम लोगों ने, ठीक है। डिसेंट्री कॉज करता है ये, दस्त लग जाना। लिश्मानिया, इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ। लिश्मानिया काला जर, एक तरीके का बुखार होता है जो बहुत टाइम तक रहता है, जिसमें गंदी वाली खांसी होती है, ठीक है, काली खांसी बोलते हैं, काला जर। इसके बाद ट्रिपैनोसोमा, इसका भी डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। ट्रीपैनोसोमा ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये वाले सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। खांसी का क्या होगा? काली होती है वो। फीवर हो जाता है, बहुत गंदे तरीके से खांसी होती है, बहुत ज्यादा अलग तरीके की खांसी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वॉर्म्स, ठीक है। छोटे बच्चों के पेट में से देखा होगा, कई बच्चे मिट्टी मिट्टी खाते तो पॉटी करते समय उनके पेट में से कीड़े निकलते हैं, तो वॉर्म्स देखा है कभी? सुना तो होगा, देखा नहीं होगा तो। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस ये है तेरा वो जो बोल रहा था तू, हाथी पांव, ठीक है। एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस, ठीक है, इसे बोलते हैं हाथी पांव, और ये कॉज करता है, वैसे तुम्हारे में नहीं है, वुचीरिया, बुकरेरिया भी कई लोग पढ़ते हैं, बैनक्रॉफ्टाई, तो इतना जाने की डिटेल में नहीं है तुम्हें, बैनक्रॉफ्टाई, क्रॉफ्टाई इतना डिटेल में मत जाना, वो लिखवा दिया मैंने कौन कॉज करता है। वॉर्म होता है एक तरीके का। उसके बाद एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस इसका डायग्राम बुक में दिया हुआ है, जैसे करके एक गोल सा बॉम्ब नहीं बना रखा है किताब में, वो एस्कैरिस है, ठीक है। तो ये जो हम गंदा खाना, अगर सब्जी वगैरह या फ्रूट्स हम बिना धुले खा ले कई बार, ठीक है, तो इसके स्पोर्स होते हैं उन पे चिपके हुए, मिट्टी में होते हैं ज्यादातर, ये मिट्टी में, पॉटी में, फीकल मैटर होते हैं। तो अगर आपने क्लीन करके नहीं खाया तो आपके स्टमक में पहुंच जाएगा, और वहां पर जाके फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत फास्ट, और एक बॉम्ब से बहुत सारे बॉम्ब बनते जाते, फिर वो पॉटी के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसमें एक चीज पढ़नी है हमें, एक पेज है उसपे दो साइंटिस्ट हैं, वॉरेन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005। तो ये मैं ही पढ़ के सुना रही हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट, एक बार रीजॉइन कर लो पहले आप लोग। देखो एक बॉक्स है और उस बॉक्स में दो साइंटिस्ट बने हुए हैं, मतलब साइंटिस्ट ही है वो। क्या था? एक डिजीज होती थी पेप्टिक अल्सर। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो पेप्टिक अल्सर है वो लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक है, मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन होना और एसिडिटी होना बार बार, ठीक है, और काफी ज्यादा पेन रहना। तो फॉर मेनी इयर्स एवरीबॉडी यूज्ड टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर व्हिच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन स्टमक। होता क्या था इसमें? स्टमक में पेन होता है और ब्लीडिंग होती थी। ये लाइफस्टाइल डिजीज है और बहुत स्ट्रेसफुल होता था, एसिड सिक्रीशन होगा स्टमक में, इवेंचुअली कॉज पेप्टिक अल्सर्स, डेथ भी हो जाती थी कई बार इस केस में। तो दो साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने डिस्कवर किया एक बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कौन सा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली ये वाला बैक्टीरिया होता है, जिनको इस तरीके का इन्फेक्शन होता है ना, उनके स्टमक में, लोअर स्टमक में ये वाला बैक्टीरिया होता है, लोअर पार्ट ऑफ स्टमक।
बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है और पेशेंट जो होते हैं परेशान होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर, शरीर से बाहर, ठीक है, उसको कल्चर करा, कल्टीवेट द बैक्टीरिया, ठीक है, कल्टीवेट कर लिया, कल्टीवेट द बैक्टीरिया, ठीक है, और देखा कि इस बैक्टीरिया को किल करना इजी है, बैक्टीरिया है तो इट इज इजी टू किल बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो उन्होंने पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बनाया, आपके में नहीं है उसका नाम। तो कौन सा था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो क्या कॉज करता था, कॉज पेप्टिक अल्सर, ठीक है। और इस पेप्टिक अल्सर को आज की डेट में क्योर किया जा सकता है थैंक्स टू दोज टू साइंटिस्ट, और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक, अभी और भी पढ़ना है, इस चैप्टर में भी काफी कुछ है। फर्स्ट एंटीबायोटिक नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये चैप्टर खत्म होगा। कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ, और इसके जो आपका ये डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय, और ये बाई चांस ही डिस्कवर्ड हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं थी। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, गॉट नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला। अलेक्जेंडर क्या, अलेक्जेंडर है, ठीक है, वो हो जाता है मेरे साथ, वो आगे आगे सोचती हूँ ना तो, ठीक है। कौन बोल रहा है? नोबेल प्राइज हुआ क्या कि देखो ये अपनी लैब में, कहानी सुनो बस थोड़ी सी, ये अपनी लैब में काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो ऐसे पैट्री डिश होती है, वॉच ग्लास बोलते हैं जिसे, पैट्री डिश या वॉच ग्लास, वो अनवॉश्ड रहेगी। और हमें पता है कि अगर हम कोई खाने पीने की प्लेट या उसमें कुछ रखें और अनवॉश्ड हो जाए, इवन आपका लंच बॉक्स, बाई चांस छुट्टियां पड़ गई और कई बच्चे इतने आलसी होते हैं कि लंच बॉक्स नहीं निकालते, 4 दिन बाद निकालते हैं, तो फिर मम्मी का गुस्सा जो होता है ना, वो बस 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि उसमें से गंदी वाली स्मेल आ रही होती है और उसमें फंगस ग्रो हो जाती है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि इनकी जो वॉच ग्लास थी वो अनवॉश्ड रह गई, और ये 2-3 दिन के लिए लैब नहीं आए। जब ये वापस लैब में आए तो इन्होंने क्या देखा, ऐसी कई वॉच ग्लास थी जो अनवॉश्ड थी ना, उस पे स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया नहीं मिले इनको, और जो वॉश थी, जो साफ थी, बिल्कुल क्लीन थी, उन पे कुछ बैक्टीरिया मिले। जो गंदी थी, डर्ट वाली थी, उस पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो पाए, जो डर्टी थी ना उस पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाया, जो क्लीन थी उस पे बैक्टीरिया थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो गया कि साफ वाले पे बैक्टीरिया है और जो गंदी वाली है उस पे बैक्टीरिया नहीं है। फिर उन्होंने स्टडी किया तो यहाँ पर एक फंगस थी, एक फंगस ग्रो हुई। उस फंगस का नाम क्या बोला था मैंने अभी, पेनिसिलियम नोटेटम, याद कर लो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, पेनिसिलियम नोटेटम। इस फंगस की वजह से वो बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं हो पाए, क्योंकि इस फंगस के पास एक केमिकल था, एंटीबायोटिक केमिकल की तरह वो काम करता था, जिसकी वजह से उस पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाए। फर्दर पता है, पेनिसिलिन डिस्कवर तो हो गई, लेकिन इसका मार्केट में और इसको एज ए मेडिसिन प्रोडक्ट आने में कई साल लगे, कई साल। क्योंकि पहले जब 12th क्लास में आओगे तब पढ़ोगे पूरा इसका, ये सल्फर कंपाउंड था, सल्फोनामाइड, तुम लोगों ने सुना होगा, वो घावों पे नहीं लगाते, ट्यूब लगाते हैं, सल्फोनामाइड होती है उसमें, तो सल्फर कंपोनेंट था। फिर बाद में इसको मार्केट में आने बहुत, हाँ सल्फोनामाइसिन होता है ना, वो यूज करते हैं। तो इस तरीके से बाई चांस फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, और आज की डेट में तो पता नहीं कितनी एंटीबायोटिक्स हैं, हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन हर पर्सन को हर एंटीबायोटिक सूट नहीं करती है, तो एंटीबायोटिक देने से पहले उसका टेस्ट करते हैं, छोटा सा पैच टेस्ट होता है, देखा होगा कभी, अगर आप हॉस्पिटल में गए होगे तो एक इंजेक्शन लगाते हैं,
आधे घंटे के लिए, और फिर चेक करते हैं कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इरिटेशन तो नहीं हो रही, कि आपको वो एंटीबायोटिक सूट कर रही है नहीं कर रही है ना। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसको डिजीज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक पहला फैक्टर तो हमने ये पढ़ा कि पैथोजन, ठीक है, चलो उसकी बॉडी में पैथोजन एंटर हो गया हो। एक बच्चा है जो बार बार इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसको बार बार लूज मोशंस लग जाते हैं, वॉमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है, उसको साफ पानी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब पैथोजन इज नॉट अ सिंगल फैक्टर, कि पैथोजन ही हर बार नहीं है। देखो कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वीक हो, है ना, इम्यूनिटी वीक हो, दूसरा कारण ये हो सकता है। थर्ड कारण है, थर्ड कॉज पुअर हेल्थ है उसकी, पुअर हेल्थ, या फिर उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। वो बच्चे गरीब इलाके में है, ऐसी जगह है जहाँ पर उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, तो भी उनको जल्दी जल्दी डिजीज होगी, फ्रीक्वेंट डिजीज होगी, ठीक है। या फिर जहाँ वो रहते हैं वहां पर उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, यानी प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस नहीं है, प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, जिसमें सबसे मेन होता है आपका नंबर 1 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि उनको साफ पीने का पानी ना मिल रहा हो, ठीक है, आसपास जहां पर वो रहते हो वहां सराउंडिंग्स में काफी गंदगी हो, ओपन ड्रेनेज सिस्टम हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तो कई कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीज, एक पैराग्राफ है उसको मैं रीड कर दे रही हूँ, सुन लो बस फटाफट, खुद से रीड कर लेना। There is a baby suffering from loose motion. We can say the cause of loose motion is probably infection. हो सकता है infection हो। Where did infection come? फिर हम ये सोचेंगे कि infection आया कहाँ से? From unclean drinking water. But many babies must have this unclean drinking water. एक ही बेबी को क्यों हुआ? उस एरिया में तो और भी बेबीज थे, उनको नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ और कारण है। So what is that one baby developed loose motion? उस बेबी को क्यों हुआ और बेबीज को क्यों नहीं हुआ? तो अगला रीजन, द बेबी इज नॉट हेल्दी, इट मे मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क वेयर एज हेल्दियर बेबी डू नॉट। हो सकता है वो बच्चा जो है जिसको बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, बाकी बेबी जो है वो हेल्दी है। परहैप्स नॉट वेल नरिश्ड, हो सकता है उसका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हुआ, उसे नॉट गेट एनफ फूड, सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकंड कॉज, दूसरा कारण हो सकता है। परहैप्स इट इज फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज पुअर, हो सकता है वो एक ऐसे घर से बिलोंग करता हो जो घर गरीब हो, ठीक है, और पॉसिबल बेबी हैज सम जेनेटिक प्रॉब्लम, हो सकता है उसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, पुअर नरिशमेंट हो, लूज मोशंस हो, तो बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर फॉर बेबी, परहैप्स द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर, फैमिली लिव्स in an area where the poverty and lack of public services become third cause of baby. It will now obvious that all disease will have immediate cause, ठीक है, कोई भी डिजीज होगी तो उसका कुछ ना कुछ कॉज जरूर होता है, और ये सारे कॉजेज हैं, इनमें से कोई सा भी फैक्टर हो सकता है या कई फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब पहले एक काम करना है तुम्हें, पेज नंबर जरा फटाफट ये वाला आप एक बार पढ़ के देखो, इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही तो पूछो। 182 पे फर्स्ट लाइन पूरी, 182 पेज नंबर पे कॉमन एग्जाम्पल से अगेंस्ट वन, मतलब एक्टिविटी तक, एक्टिविटी से पहला, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल से लेके मैं पूछूंगी अभी, फटाफट जल्दी पढ़ो।